स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से माइंस हटाने की यूएस की तैयारी, जहां जापान से माइन स्वीपर अमेरिका मंगा रहा है और मध्य पूर्व में माइन स्वीपर्स की तैनाती होगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां देखिए डोनाल्ड ट्रंप का वो ऑर्डर, जहां हॉर्मुज में ही शूट एट साइट, आज की वो सबसे बड़ी खबर है, जहां साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को देखते हुए और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और बड़ी चुनौती उन माइंस को हटाने की है। और अब माइंस हटाने के लिए ही यूएस की तैयारी को लेकर दावा यह कि अब जापान से माइन स्वीपर अमेरिका मंगा रहा है। हॉर्मुज नाकेबंदी से जुड़ी एक और खबर है। यूएसएस जॉर्ज बुश हिंद महासागर में तैनात। यूएसएस विमान वाहक पोत हिंद महासागर में तैनात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जॉर्ज बुश हिंद महासागर में तैनात है यूएसएस जॉर्ज बुश। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी देर लग रही है इस वार्ता को, उतनी ज्यादा तैनाती अमेरिका की तरफ से की जा रही है। समंदर में बड़ी घेरेबंदी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। और उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती। खबरें अमेरिका की तैयारी को लेकर है। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से दावा यह कि तेहरान में अब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और हमलों की आशंका के चलते ही डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। वहीं ईरान युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। युद्ध से 30 मिलियन लोग गरीब होंगे, ये यूएन ने चेतावनी दी है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में राहत राशि नहीं पहुंच रही है। खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है, ये यूएन ने आगाह किया है। विश्व स्तर पर जीडीपी 0.5% नीचे आएगी, ये भी यूएन ने कहा है। तो एक तरीके से इस जंग के परिणाम की बात करते हुए यूएन ने कहा है कि दुनिया में गरीबी बढ़ेगी, खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में। चूंकि राहत राशि नहीं पहुंच पा रही है, 30 मिलियन लोग गरीब होंगे, उनके सामने खाद्य संकट आ सकता है। फिलहाल बड़ी खबर है एक और अमेरिकी बाहुबली की मध्य पूर्व में एंट्री को लेकर, जहां युद्धपोत यूएसएस बुश मध्य पूर्व पहुंच चुका है। तनाव के बीच मध्य पूर्व में यह तैनाती की जा रही है और मदद के लिए यूएसएस बुश को अब भेजा गया है। बता दें, एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस में इसकी भूमिका मायने रखती है। ईरानी ठिकानों पर लंबी दूरी से हमले भी संभव है और दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है। बड़े युद्ध में गेम चेंजर भी ये साबित हो सकता है। मध्य पूर्व में पहले से जो तैनात है, जल्द एक क्विक अपडेट, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी तैनात है। अब यूएसएस बुश युद्धपोत के बारे में एक जानकारी आपके सामने की कितना घातक है ये, क्योंकि ये निमित्ज क्लास का है, विमान वाहक पोत है, 2009 में कमीशन हुआ, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर इसकी पावर है, 5500 क्रू मेंबर्स की क्षमता और साथ ही 60 से 70 विमान एयरक्राफ्ट क्षमता इसकी है। वहीं कौन कौन से विमान तैनात हो चुके हैं? FA-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्रॉलर, E-2D निगरानी विमान, साथ ही MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर। खास बात यही है कि महीनों तक बिना ईंधन भरे ऑपरेशन हो सकता है। लंबी दूरी के मिशन में भी ये कारगर है और रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं। एक और बड़ी बात, एक दिन में दर्जनों एयर मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं और चलता फिरता एयरबेस इसे कहा जाता है। अब इस बीच आपको बता दें, आज कैप्टन पुनीत मल्होत्रा हमारे साथ हैं। कैप्टन पुनीत, समुद्र में ऑपरेशन से पहले इस तैयारी का मतलब क्या है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को देखते हुए अमेरिका की तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं। सवाल आज पहले आपसे इसलिए क्योंकि आप इस पूरे एरिया से वाकिफ हैं, आप इस पूरे रूट को समझते हैं, ये जानते हुए कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की घेरेबंदी और उसके बाद उसके आसपास हुई तैनाती को देखते हुए माइंस ऑपरेशन में भी बड़े चैलेंजेस अमेरिका के सामने। गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, जहाँ तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात आती है, डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा गले की हड्डी बन गया यूएस के लिए जी। क्योंकि जो ब्लॉकेड इन्होंने किया है, उसी ब्लॉकेड के दौरान प्रॉब्ली कुछ दिन बाद इन्होंने गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक कर लिया था। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, एक लॉजिकल कंक्लूजन, कि यूएस डेफिनेटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, बहुत इंपॉर्टेंट नेवी है। अगर ये चाहते तो ये डायरेक्टली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा क्यों नहीं कर सकते थे?
Why? Because they know there a lot of ships will be at peril. उनके काफ़ी जहाज़, क्योंकि एक तो आपका माइन उन्होंने ले की हुई है, और माइंस को स्वीप करना, जैसे आपने अभी बताया कि जापान से एक अलग से माइन स्वीपर बुलाया जा रहा है, वो माइंस को स्वीप करना एक बहुत ही पेचीदा मामला हो जाता है। और उसमें क्या होता है, कई माइंस ड्रिफ्ट हो जाती हैं, तो आपको एक 100% सेफ पैसेज नहीं मिल सकता। तो जहाँ तक हॉर्मुज स्ट्रेट्स की बात है, मेरे को जहाँ तक ये लगता है कि अब ईरान को समझ में आ गई है कि यूएस को कैसे कंट्रोल करना है। दैट इज़ वन ऑफ द वे इज़ टू कंट्रोल द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। उससे थोड़ा सा पहले मैं आपसे थोड़ा टाइम और मांगूंगा जाने के लिए कि अगर कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि हम आपका खर्ग आइलैंड पे कंट्रोल कर लेंगे, उससे बाद उन्होंने कहा कि हम इनकी हस्ती मिटा देंगे सब कुछ, लेकिन हुआ क्या? नथिंग। बेसिकली टू माई परसेप्शन, व्हाट आई थिंक, जो मेरे को समझ में आता है, टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, व्हाट आई अंडरस्टैंड मैम। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन सवाल घूम फिर कर वही है कि इस जंग के जो कारण थे, असली कारण थे, वो जस के तस बने हुए हैं, और किसी भी लिहाज से वहां पर कहीं कोई किसी की बढ़त दिख नहीं रही। ईरान जस का तस है, इजरायल अपने ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू किए हुए, अमेरिका इस रीजन में अभी भी अपनी ताकत के साथ मौजूद है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल की विध्वंसक युद्ध नीति, फिर से लड़ाई शुरू करने की तैयारी में है अमेरिका, इजरायल, और इजरायल को लगता है कि वार्ता से हल नहीं निकलने वाला है। पाकिस्तान में वार्ता महज एक दिखावा। इजरायली मीडिया हाउस कान न्यूज के हवाले से यह खबर। तो पाकिस्तान में जो वार्ता हो रही थी वो एक दिखावा है, और कान न्यूज के हवाले से सामने आ रही है बात कि जंग की तैयारी में है इजरायल। तो ईरान अमेरिका में युद्ध का दूसरा चैप्टर, जी हां, क्या खबर है ये देखिए। जंग की तैयारी में जुटे हैं यूएस और इजरायल। इजरायल जंग शुरू करने का पक्षधर है। इजरायल ने टारगेट्स की लिस्ट बनाई है। इजरायल को ट्रंप के आदेश का इंतजार है। खामनेई वंश का नाश करेंगे, ये इजरायल ने फिर से दोहराया है। जंग फिर से शुरू होने की वजह क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव इस वक्त चरम पर है, जिसका हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की टैक्स वसूली अभी भी जारी है। परमाणु समझौते को ईरान तैयार नहीं है। बिग नो इस न्यूक्लियर डील के लिए ईरान की तरफ से अभी भी है। यूरेनियम सरेंडर नहीं करना चाहता ईरान, ये भी ईरान ने साफ किया है। हर मंच पर हर बार डेडलॉक बना हुआ है। अश्विनी श्रीवास्तव, साफ है कि 1 इंच भी कहीं कोई मूव नहीं कर पाया है पीस की तरफ। अलबत्ता युद्ध की तैयारियों के सारे सबूत हैं। हॉर्मुज में, समंदर में जो डिप्लॉयमेंट है यूएस की, वो अभूतपूर्व है। इस तरह की डिप्लॉयमेंट हमने इस इलाके में पहले अमेरिका की तरफ से कभी नहीं देखी। इजरायल लेबनान पे ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को भी और ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। साफ इंडिकेशन नहीं है क्या नेक्स्ट राउंड ऑफ वॉर? देखो रवि, सच्चाई यह है कि ये लड़ाई जो है लंबी नहीं चलेगी। अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता। उसके 4 रीजन हैं। देखो, अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका को अब एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की अप्रूवल रेटिंग है वो अमेरिका में गिरती जा रही है। मिड टर्म इलेक्शन है, इनके 250 साल डेमोक्रेसी के एक पर कंप्लीट हैं, सेलिब्रेशन होनी है जुलाई के अंदर। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड ये है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका 60 दिन के बाद अप्रूवल लेनी पड़ती है कांग्रेस से अगर प्रेसिडेंट कोई लड़ाई लड़ते हैं, और वो 28 जो अप्रैल को लेनी पड़ेगी। क्या उसको कांग्रेस अप्रूवल दे देगी? दूसरा, जो इन्होंने डिफेंस बजट $1.5 ट्रिलियन मांगा है, उसको भी अप्रूवल चाहिए, वो भी नहीं मिलने की चांसेस हैं। तो सच्चाई यह है कि कहीं किसी हालात से सर मैं रोक रहा हूं, जल्दी से एक रिएक्शन। सर, ये डेडलॉक, ये स्टेलमेट या ये नो मूवमेंट का स्टेटस भी तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब अमेरिका कितने दिन ऐसे रह सकता है, इजरायल कितने दिन ऐसे रह सकता है? बातचीत हो नहीं रही है, शर्तें जस की तस है। मतलब ये स्थिति भी ऐसी नहीं है कि इसको खींचा जा सके लंबा। हाँ बिल्कुल रवि, आपका ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, मगर ये सच्चाई, ये सारा साइकोलॉजिकल वारफेयर है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि अमेरिका इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना, ईरान भी इस लड़ाई को लंबा नहीं ले जाना चाहता। वो भी कोई बातचीत से कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं है। इजराइल जो है वो
वो उस लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है। इजराइल चाहता है कि जितना ईरान कमजोर हो जाए उतना अच्छा है, और हिजबुल्लाह को अगर आप देखें, इजराइल वो चाहेगा कि उसको सेंट्रल हिजबुल्लाह तक पुश किया जाए, लिटानी नदी तक जो 30 किलोमीटर है वहां बफर जोन होना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे अभी इन्होंने जो यूएसएस जॉर्ज बुश भी बुला लिया है, उससे पहले इब्राहिम लिंकन था, गोल्ड फोर्ड था, ये सब क्या कर रहा है? क्या अमेरिका तैयारी नहीं कर रहा है युद्ध की? देखो, अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता तो लड़ाई हो सकती है, मगर अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि उसको जो नुकसान हुआ है, आप ये देखें कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी को। ईरान ने एसिमेट्रिक वारफेयर खेला, एक तो उसने स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया, एक मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं और जहां पर बेसिस है उन पे हमला करके एनर्जी सेक्टर बर्बाद। अब चॉइस क्या है अमेरिका के पास? अगर वो पावर सेक्टर और ब्रिजेस, ईरान तो अमेरिका पे भरोसा ही नहीं करता, और वो ये साफ कह चुका है कि आपने नए ऑपरेशन के लिए टाइम बाय करने की कोशिश की है, इसलिए हम दूसरे दौर की वार्ता के लिए टेबल पर नहीं आए। क्योंकि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो रणनीति है उसको लेकर आज एक और खबर है सर। अमेरिकी सेना आने वाले दिनों में ईरान से जुड़े तेल टैंकर और कमर्शियल जहाजों पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में भी किया जाएगा। ये कार्रवाई अमेरिका की इकोनॉमिक फ्यूरी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद है ईरान पर दबाव डालना। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इसी बड़ी खबर को लेकर क्या और दावे किए जा रहे हैं, ये अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने है। यानी साफ है कि समंदर से अमेरिका का जंगी ऐलान हो चुका है, जहां अमेरिका ईरान से जुड़े जहाजों पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, और अमेरिका उन जहाजों को टारगेट करेगा जो ईरानी तेल ले जा रहे हैं। जो जहाज नियम तोड़कर तेल ले जाते हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। और देखिए, हॉर्मुज के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी अमेरिकी एक्शन होगा। अमेरिकी एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? अमेरिका के एक्शन पर ईरान भड़क सकता है, हॉर्मुज में यूरोप के जहाजों पर हमला संभव है, धरपकड़ के दौरान दोनों देशों की नेवी में टकराव संभव है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। मनीष, एक्सपर्ट्स की बात हमने सुनी, जिनका यह कहना है कि युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों युद्ध करना ही नहीं चाहते, लेकिन तैयारी और संकेत तो कुछ अलग ही हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? दोनों अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर, अपने टारगेट्स को लेकर बाकायदा चेतावनियां दे चुके हैं। ऐसे में इस पूरे सिनेरियो में आपको लगता है डायलॉग और डिप्लोमेसी का कोई स्कोप बचा है? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप से जब ये बात पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने लंबे समय तक अफगानिस्तान में युद्ध किया है, इराक में युद्ध किया है या वियतनाम में युद्ध किया है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लंबे समय तक हम ब्लॉकेट नहीं कर सकते हैं या लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका यहाँ पर लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। बाकी बात यह है कि अगर कोई भी ये सोचता है कि 40 दिन की लड़ाई में ही सब कुछ तय हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज्यादती है। ये कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं है, ये एक युद्ध है। एक छोटा सा गाजा में इजराइल की तरफ से 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी और अभी भी मामला क्लियर नहीं हुआ है। आप देखिए कि हिजबुल्लाह जैसे एक आउटफिट के खिलाफ अभी लगभग 2.5-3 साल से इजराइल की कार्रवाई चल रही है, खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ईरान एक मुल्क है, ईरान के पास प्रॉपर आर्मी रही है आईजीसी के तौर पर, तो इसलिए किसी ने भी अगर ये उम्मीद की है कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि फिर वो उस वॉरफेयर को नहीं समझ पा रहे जिसके लिए ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने हैं। अब रही बात कि इस वक्त किस बात की तैयारी है, तो देखिए ईरान को भी पता है कि अमेरिका किसी न किसी बहाने उससे लड़ने आएगा और इसीलिए ईरान अपनी तैयारी में कमी नहीं रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका को भी ये जंग चाहिए। इजराइल तो तैयार बैठा ही है। इजराइल के प्रधानमंत्री तब भी सीज फायर नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते हैं, और अमेरिका भी बस सिर्फ इसलिए रुका है। अमेरिका इसलिए नहीं रुका कि वो ईरान की ताकत से डर गया है। अमेरिका इसलिए रुका है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के जो अपने डोमेस्टिक कंपल्सन थे उसकी वजह से विवश थे। एक बार वो उनको सेटल कर लेंगे तो वो लड़ने के लिए तैयार है, और अमेरिका का इतिहास है, वो सालों साल लड़ते हैं। ये अलग बात है कि वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में हर जगह उनको आखिर में शिकस्त हासिल हुई, लेकिन फिर भी वो लंबे समय तक लड़ सकता है। कम से कम अमेरिका की इस कैपेबिलिटी पर कोई सवाल नहीं हो सकता। बिल्कुल, और इतना तो हमने देखा ही है मनीष। अगर पुरानी लड़ाई को भी देखे सुरभि, तो अमेरिका इन इलाकों में भले ही लंबी लड़ाई लड़े, भले ही बाद में उसको लौटना पड़े, लेकिन जहां जहां जगह उसने छोड़ी है वो इलाके हमेशा के लिए बहुत पिछड़ गए हैं, बहुत पीछे चले गए, या फिर अमेरिकी नियंत्रण में ही रहे हैं। और देखिए, खबर यह भी सामने आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बयान आया है, लेबनान की मदद करेगा फ्रांस। लेबनान को फ्रांस की मदद से दूसरे फ्रंट खोलेंगे अमेरिका, और इजराइल के विरोध में आ सकता है नेटो।
तो ईरान युद्ध का साइड इफेक्ट नेटो वर्सेस अमेरिका, क्योंकि अब मैक्रो ने क्या कहा पहले ये सुनिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा वो लेबनान की मदद करेंगे। फ्रांस लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बनाए रखेगा। फ्रांस लेबनान को 70 टन सहायता सामग्री भी भेजेगा। बिल्कुल, इजरायल लेबनान युद्ध विराम बढ़ाने का समर्थन किया। यूएस इजरायल सीज फायर में भी शामिल हो लेबनान। इसका असर क्या होगा? नेटो सीधे यूएस और इजरायल के विरोध में आ जाएगा। ईरान युद्ध में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। नेटो की एंट्री से मिडिल ईस्ट में दूसरे फ्रंट खुलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि लेबनान को फ्रांस की मदद से अमेरिका की नाराजगी तो बढ़ेगी ही, और लेबनान को फ्रांस की मदद से इजरायल भी और नाराज होगा। अब लेबनान का मददगार फ्रांस क्यों है, जल्द ये भी समझ लीजिए, क्योंकि फ्रांस ने पहले भी कई मौकों पर लेबनान की मदद की थी और फ्रांस लेबनान के मामलों में दिलचस्पी लेता भी रहा है। और 2020 में बेरूत बंदरगाह धमाके के बाद भी मैक्रो लेबनान पहुंचे थे। तो ये देखिए, ये एक अलग सा डायनेमिक्स है। लेकिन पुनीत सर, सवाल मेरा ये है कि लेबनान को सपोर्ट करना, उसकी सरकार के साथ आना अलग है और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई करना अलग है। क्या कुछ ऐसी राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें लेबनान के अंदर ही दो अथॉरिटीज क्रिएट की जाएं, एक के खिलाफ लड़ाई की जाए और दूसरे को बातचीत की टेबल पर बिठाया जाए, जैसा कि अमेरिका में हो भी रहा है। टेबल पर लेबनान को बिठाया जा रहा है, वहां पर इजरायल बैठ रहा है, शांति वार्ता हो रही है, सीज फायर हो रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आपने बहुत सही फरमाया रवि जी कि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट एक्शन जारी है, वो रहेगा भी, बिकॉज हिजबुल्लाह चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। और अभी तो हम यहाँ की बात करें, अभी तो हूती एक्टिव नहीं हुआ है। जब हूती एक्टिव होगा आपका बाबल मंडप स्ट्रेट से, तो वो एक अलग सिनारियो होगा। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा, जो आप सुन रहा था पहले, यहाँ एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बीच में डालना चाहता हूँ कि जहां तक मुझको लगता है, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये वॉर मेरे को ज्यादा जल्दी खत्म होते नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ईरान के मुंह में खून लग गया है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है, उससे टोल टैक्स कमा सकता है। तो ये बात तो अब ऑलमोस्ट मेरे को क्लियर लग रही है व्हेन आई लुक एट फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव कि यस, ईरान ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को छोड़ना नहीं, ट्रंप ने उसको कैप्चर करने की कोशिश करनी है। ये बहुत लंबा खिंच सकता है अनटिल सच टाइम जो इनकी पहली वार्ता हुई थी। लोकेशन और सिनेरियो को देखते हुए ईरान का अपने प्रॉक्सीज को एग्रीवेट करना और उसी समुद्री ब्लॉकेड के तहत और ज्यादा अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि ग्लोबली इसका असर पड़ेगा। मैं सवाल उस लिहाज से कर रही हूं जहां थोड़ी देर पहले आपने हुती का भी नाम लिया, और हुती का भी बहुत सारे आइलैंड्स पर कंट्रोल है सर। मैडम, अगर आप हुतीज के बारे में बोलते हैं तो ये गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडप स्ट्रेट से मैं बहुत बार निकल चुका हूं। एक टाइम था कि जब आपके सोमालियन पायरेट्स एक्टिव थे, वो हम पे बंदूका वगैरह मारते थे, हम किसी तरह मनूवर लेके जहाज को निकाल देते थे। और वन थिंग विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड इज दैट जो आपकी बाबल मंडप स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के कंपैरिजन में काफी नैरो है। नंबर एक। नंबर दो, जो आपका अभी अगर इन्होंने हुतीज को एक्टिव कर दिया, तो मेरे को जहां तक मुझको समझ में आता है, एक तरफ से आपकी सोमालियन पायरेट्स, दूसरी तरफ से हुतीज एक्टिव कर दिया, तो ये एक तरह से इट विल बी कंस्ट्रक्टिंग द लाइफलाइन ऑफ द वर्ल्ड शिपिंग एंड आवाजाही जहाजों की। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से ही एक तरीके से देखा जाए कि ये मूवमेंट काफी बाधित है, और अगर ऐसा होता है तो और भी दबाव बढ़ेगा। और देखिए, हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ा। ट्रंप ने कहा हमारे जहाज लॉक एंड लोडेड, हॉर्मुज में हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये ट्रंप ने कहा है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान है। माइंस बिछाने वाली बोट नष्ट करेंगे, और ट्रंप ने यूएस नेवी को आदेश भी जारी किया है, हॉर्मुज में ईरानी बोट को देखते ही गोली मारो। और ईरान से सीज फायर पर ट्रंप का बयान, ईरान को नहीं पता उनका नेता कौन, सीज फायर की समय सीमा तय नहीं है, ये ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, शूट एंड किल का ये ऑर्डर और किसी भी वक्त फिर जान, क्योंकि ट्रंप की धमकी साफ है कि ईरानी बोट्स को मार गिराने का ये आदेश दिया जा रहा है और माइंस बिछाने वाली बोट्स पर फायरिंग कर दो। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही यूएस नेवी का पूरी तरह कंट्रोल भी है और डील होने तक नाकेबंदी नहीं हटाई जाएगी। हालांकि ईरान को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं, बचे हुए ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं, अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समझौता
चाहते हैं। अब देखिए इसके मायने क्या हैं, इसको भी समझना जरूरी है। ईरान पर दबाव बनाने की ये कोशिश है, माइंस को हटाने का अभियान तेज करना एक मकसद है, नाकेबंदी के दायरे को बढ़ाने की भी कवायद ये हो सकती है। बड़ी बात यह कि यूएस ईरान के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है। अभी के हालात में बोर्ड पर फायरिंग से हालात बिगड़ सकते हैं। ट्रंप की धमकी से शांति वार्ता की जो कोशिशें चल रही हैं उस पर भी खतरा बढ़ सकता है। और बड़ी खबर है, इटली सरकार ने ट्रंप को फिर झटका दिया है। वर्ल्ड कप के लिए ईरान की जगह लेने से इनकार और इटली के खेल मंत्री आंद्रे अबोदी का यह बयान सामने आया। ईरान की जगह लेना ठीक नहीं होगा। ट्रंप के करीबी ने फीफा को सलाह दी थी और ईरान की बजाय इटली को मेजबानी देने की इस सलाह के बाद यह बयान सामने आया है। एक बार फिर से बता दें, ये इस वक्त एक बड़ी खबर, एक बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि ये इटली सरकार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया वो झटका है जहां वर्ल्ड कप के लिए ईरान की जगह लेने से इनकार कर दिया। और इटली के खेल मंत्री आंद्रे अबोदी का यह बयान कि ईरान की जगह लेना ठीक नहीं होगा। ट्रंप के करीबी ने फीफा को यह सलाह दी थी कि ईरान की बजाय इटली को मेजबानी देने की ये सलाह। मनीष, अब जाहिर सी बात है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को एक और मौका मिल गया नाराजगी का? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान को भरपूर राजनीतिक समर्थन हासिल है वैश्विक समुदाय में। इसका ये एक प्रमाण है। वरना आप सोचिए कि कभी एक ऐसा समय होता था जब अमेरिका इस तरह का एक फरमान जारी करता था और यूरोप के सभी देश उसके हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन ईरान के मामले में वैश्विक समुदाय ये बात मान रहा है कि अमेरिका की तरफ से ज्यादती हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना हो रही है और ईरान पर हमला पूरी तरह से गलत है। लेकिन अब सवाल यह है कि जंग में और डिप्लोमेसी में दोनों में अलग अलग बातें हैं। इटली की तरफ से चाहे जो भी कोशिश की जा रही हो, यूरोप की तरफ से जो भी कोशिश की जा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान और अमेरिका इनके बीच में जंग हुई और आने वाले समय में फिर कभी भी जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका और इजराइल जिस वक्त ईरान के से जंग करने जा रहे होते हैं उस वक्त ईरान को अकेले लड़ना पड़ रहा होता है। बाकी देश से राजनीतिक और डिप्लोमेटिक बयान तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मिलिट्री को भेज देंगे, अपनी नेवी। लेकिन ये जो सारी चीज है मनीष, ये जो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, सामने से कुछ दिख रहा है। सिवाज सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूरोपीय देश, इटली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ट्रंप से बदला ले रहे हैं, स्कोर सेट कर रहे हैं? मतलब ट्रंप के पिछले वाले बयानों की बात करें, उन्होंने जो कदम उठाए, अब इनके पास ईरान के बहाने ही सही ये मौका है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका नहीं, अमेरिका को छोड़ देते हैं, ट्रंप की लीडरशिप या ट्रंप को नीचा दिखाएं। हर वो मौका ये कैश कर रहे हैं, चाहे खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, डिप्लोमेसी हो, अंतरराष्ट्रीय मंच हो, वहां ट्रंप को नीचा दिखाया जाए, ये बताया जाए कि तुम्हारी नीतियां हमारे खिलाफ कितनी गलत थी, उसका ये सब नतीजा है। हाँ बिल्कुल रवि, इसमें कोई शक नहीं, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो दादागिरी कर रहा था नेटो कंट्रीज के अगेंस्ट, और जबकि रशिया यूक्रेन की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं नेटो कंट्रीज पे प्रेशर डाला जा रहा था। उनको पहले 2% उसका डिफेंस बजट बढ़ा, फिर बोला 5%। नहीं सर, बयानों के जरिए भी ह्यूमिलिएट कर रहे थे हर नेता को। हाँ बिल्कुल, मतलब क्या क्या नहीं बोला है ट्रंप ने फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के नेताओं के खिलाफ, ब्रिटेन के नेताओं के खिलाफ। कई तो उन्होंने पर्सनल रिमार्क भी मालूम के अगेंस्ट पास किए हैं। और जो चांसलर है जर्मनी, अब बदला लेने का मतलब ये तो सच्चाई है, नेटो कंट्री बिल्कुल नहीं जाना चाहते इस लड़ाई में और वो इसके विरुद्ध है। उन्होंने पहले बोल दिया ये लड़ाई जो है नेटो की नहीं है, नेटो नहीं आएगा। अमेरिका आर्टिकल 5 जो है नेटो का, उसको एक प्रकार से लागू करना चाहता था। वो ये कह रहा था कि अगर एक पे हमला तो सब पे हमला। तो जो नेटो कंट्री ने साफ बोला कि ये हमला हुआ नहीं है, हमला आपने किया है अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे, तो नेटो का आर्टिकल 5 नहीं लगता। दूसरा, ये जो आप बता दो पर्सनल जो टिप्पणी की है उन्होंने इटली के प्राइम मिनिस्टर के लिए, मेलोनी के लिए, या जो चांसलर जर्मनी, उन्होंने भी अभी बदला लेंगे क्योंकि उनको पर्सनल एनिमिटी होगी है कि जिस प्रकार से वो नीचा दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे ये यूरोपियन लीडर्स को, आज वो सब यूरोपियन लीडर इकट्ठे हो गए हैं और आज वो एक प्रकार डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जगह दिखा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जो बात हो रही रवि की ये लड़ाई क्या चल सकती है, ये दोबारा स्टार्ट हो सकती है। देखो कोई चीज भी हो सकती है, मगर एक चीज याद रखो, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक कर दिया ईरान ने, तो अमेरिका ने भी नेवल ब्लॉकेट लगा दिया है। आप देखें कि 400 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान है ईरान को हो रहा है। ईरान की कोई इकोनॉमी अच्छी नहीं, 90% जो ऑयल है वहां चाइना को जाता है। चीन जो है रूस से जो लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये कहना कि कहीं ईरान को नुकसान है, उसको भी नुकसान है।
अमेरिका को नुकसान है। मुझे लगता है बातचीत से कोई हल निकल सकता है। प्रॉब्लम इजराइल है, इजराइल नहीं चाहता ये लड़ाई रुके, इजराइल चाहता है कि लड़ाई लंबी जाए। मैंने तो पहले ही वार्ता के बाद कहा था, लेट्स मेक मनी। आप आज भी $500 हर रोज कमा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरी डील के तहत नहीं मान रहे, बातचीत नहीं कर रहे, इसलिए आप ऐसा मौका गवा रहे हैं जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही आप और ज्यादा पैसा रोजाना $500 मिलियन का ये आंकड़ा वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में भी उन्होंने कहा है। हालांकि अमेरिकी नाकेबंदी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह कि हिंद महासागर में ईरानी जहाज जब्त किए जा चुके हैं और अमेरिकी सेना ने ईरानी जहाज को जब्त किया है। 19 लाख बैरल तेल लेकर ये जहाज जा रहा था। और देखिए, दुनिया में बढ़ी अमेरिकी तेल की मांग, हॉर्मुज बंद होने से बढ़ी तेल की डिमांड। हर दिन 8.1 मिलियन बैरल का निर्यात, अमेरिकी तेल उत्पादों का निर्यात दुगना हुआ। अब ईरान सीज़फायर पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में 75% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है और हमारी नाकेबंदी पूरी तरीके से कामयाब रही। ईरानी नेतृत्व में भी उथल पुथल है। और हॉर्मुज नाकेबंदी से जुड़ी बड़ी खबर है। यूएस नेवी ने अब तक 33 जहाज लौटाए हैं। ईरानी पोर्ट की नाकेबंदी जारी है। यूएस की तरफ से कहा गया है 33 जहाज अब तक यूएस नेवी ने लौटा दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं, यह दावा किया जा रहा है। देखिए, हॉर्मुज में नाकेबंदी, इसका असर क्या है, जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। ईरान से जुड़े जहाजों को अमेरिकी सेना ने रोका। अमेरिका ने 33 ईरानी जहाजों को वापस लौटाया है। अमेरिका ने 3 ईरानी तेल टैंकर भी इंटरसेप्ट किए हैं। हालांकि आईआरजीसी ने कई ऑयल टैंकर्स पर हमला भी किया है और हॉर्मुज में ही नाकेबंदी से जहाजों की आवाजाही ठप है। अब हॉर्मुज की स्थिति पर भी एक अपडेट, क्योंकि ईरान के साथ साथ अमेरिका की नाकेबंदी जारी है और अपने रुस पर ही जहाज गुजर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का भी रुख साफ है। रवि जी हाँ, रुख क्या है? डील होने तक नाकेबंदी जारी रखेंगे। एकदम साफ साफ ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेड अभी तो फिलहाल नहीं हटने वाला है। तो हॉर्मुज में नाकेबंदी का असर और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की स्थिति क्या है, इस पर हमने दिया आपको अपडेट। तमाम एक्सपर्ट्स के साथ भी किया हमने सवाल। आपने हमें ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।